हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिक्स आईक्यू। स्टैटिक्स आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल एग्जाम 2022। जी हाँ, एसएससी सीजीएल एग्जाम जो 2022 अभी वर्तमान में आपकी सभी की आयोजित की जा रही है, जिसमें मैं आप सभी के लिए लेकर उपस्थित हो चुका हूँ 8 दिसंबर की सभी शिफ्टों का। जी हाँ, 8 दिसंबर की सभी शिफ्टों की दोस्तों एग्जाम हो चुकी है और जो स्टैटिक्स आईक्यू परिवार आप सभी के लिए एक बार फिर से 8 दिसंबर की सभी शिफ्टों में जो जीके जीएस से जो 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का 100% रियल एनालिसिस लेकर उपस्थित हो चुका हूं। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपके एग्जाम पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जहां विद्यार्थियों का दोस्तों एग्जाम सेंटर से बाहर जो एनालिसिस लिया गया उस आधार पर दोस्तों जो क्वेश्चन बिल्कुल रियल आंसर की के साथ यहाँ आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और हाँ, यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की जो नई नई वीडियो है आप सभी को मिलते रहे और आपकी जो आप अपने जो कंपटीशन या जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में दोस्तों अग्रिम पंक्ति में खड़े रहें, यही उम्मीद के साथ आज के सेशन का आरंभ करते हैं। आज के सेशन में जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, 8 दिसंबर के सभी शिफ्टों के जो 100 क्वेश्चन जीके जीएस पे हम बात करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। तो चलिए बिना समय खराब करते हुए आज के सेशन का आरंभ करते हैं और पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो किस आंदोलन के लिए सरोजिनी नायडू ने महात्मा गांधी से महिलाओं को शामिल करने का आग्रह किया था? तो यह क्वेश्चन पूछा गया आज की शिफ्ट में कि किस आंदोलन के लिए जो सरोजिनी नायडू ने महात्मा गांधी से महिलाओं को शामिल करने का आग्रह किया था। तो नमक जो सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया, तो इस नमक सत्याग्रह में सरोजिनी नायडू ने अपील की महात्मा गांधी से कि महिलाओं को बीच में शामिल किया जाए। सरोजिनी नायडू की बात की जाती है तो सरोजिनी नायडू दोस्तों स्वतंत्रता सेनानी रही है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, शिक्षा का मौलिक अधिकार किस आर्टिकल में है या किस अनुच्छेद में है? तो जो शिक्षा का मौलिक अधिकार है यह आर्टिकल, जी हाँ, आर्टिकल 21A के अंदर दिया गया है। 21A में शिक्षा का मौलिक अधिकार है, जो इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की दोस्तों अनिवार्य शिक्षा, जी हाँ 6 से 14 वर्ष, यह भी आपको पता होना चाहिए। ये उम्र की जो लिमिट है पूछी जाती है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना दोस्तों मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। आज ही दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है भारत का राष्ट्रपति, जी हाँ भारत का राष्ट्रपति होता है, भारत का राष्ट्रपति। और आर्टिकल 52, जी हाँ आर्टिकल 52 में भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। और भारतीय संविधान के आर्टिकल 53(1) के अनुसार, जी हाँ आर्टिकल 53(1) के अनुसार कार्यपालिका के प्रमुख भारत के राष्ट्रपति होते हैं। तो जो आर्टिकल 52 में जो राष्ट्रपति का पद बताया गया है, उस पद के बारे में आर्टिकल जो अनुच्छेद 53(1) के अंदर जो कार्यपालिका का प्रमुख बताया गया है भारत के राष्ट्रपति को। और भारत का प्रथम नागरिक भी दोस्तों कौन है? जो भारत का राष्ट्रपति है, जो भारत का प्रथम नागरिक है। इसी प्रकार राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करें। आज क्वेश्चन पूछा गया है, किसके अधिकार में समाचार मुद्रण क्षेत्र आता है? तो हु इज द इन चार्ज ऑफ द न्यूज प्रिंटिंग सेक्टर? तो जो किस मंत्रालय या किसके अध्ययन या किसके दोस्तों अधिकार क्षेत्र में जो समाचार मुद्रण क्षेत्र आता है, यह आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये भारत में मुद्रण उद्योग, जी हाँ मुद्रण उद्योग के अंदर ही दोस्तों जो समाचार मुद्रण क्षेत्र आता है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन है कि विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में की जाती है, जी हाँ 1921 में की जाती है। रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा की जाती है और ये पश्चिम बंगाल में, जी हाँ पश्चिम बंगाल में इसकी स्थापना की जाती है। और पश्चिम बंगाल के भी शांति निकेतन नगर में, जी हाँ पश्चिम बंगाल के भी शांति नगर निकेतन में इसकी स्थापना की जाती है। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन 1 पूछा गया है, लेकिन यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन कंफर्म हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में की गई। और जो यह विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में की। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविंद्रनाथ ठाकुर ने 1921 में पश्चिम बंगाल में की और पश्चिम बंगाल के भी शांति निकेतन नगर में। तो दोस्तों यह चारों क्वेश्चन आप सभी को पता होना चाहिए। आगे आने वाली एग्जाम की दोस्तों किसी भी शिफ्ट में ये क्वेश्चन छप सकता है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जो वर्ल्ड पैरा, जी हाँ पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पे बात की जाए, उत्तरी अफ्रीका का देश है मोरक्को, जी हाँ मोरक्को में जो
वर्ल्ड पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स 2022 का आयोजन किया गया है, आपको यह भी पता होना चाहिए। तो जिसमें भारत ने दोस्तों 19 मेडल जीते हैं। जी हाँ, भारत ने कुल 19 मेडल जीते हैं, जिनमें 8 गोल्ड है। जी हाँ, गोल्ड पदक 8 है, सिल्वर है जो भी 8 है, और जो यहाँ पे जो ब्रॉन्ज मेडल होता है, कांस्य पदक होता है, कांस्य पदक भारत ने 3 जीते हैं। 8 दूनी 16 और 16 8 3 19, इस प्रकार से भारत ने टोटल 19 पदक जीते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पदकों का भी पता होना चाहिए कि भारत ने जो वर्ल्ड पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स 2022 का आयोजन मोरक्को में किया गया है, तो मोरक्को में यहाँ पे कितने पदक जीते हैं? टोटल 19 पदक जीते हैं, जिनमें 8 स्वर्ण पदक हैं, 8 सिल्वर पदक है और 3 ब्रॉन्ज पदक है। आपको यह भी पता होना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अगस्त 2022 को किस राज्य ने भूमिपुत्र योजना की शुरू की है? तो यहाँ पे भूमिपुत्र योजना के माध्यम से क्वेश्चन पूछा गया है कि जो भूमिपुत्र योजना लागू की गई है, किस राज्य सरकार के द्वारा लागू की गई है? तो यहाँ पे बात की जाती है असम की, और असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत कुमार बिस्वा। जी हाँ, डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा है, जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं। और इन्होंने 1 अगस्त, जी हाँ, 1 अगस्त 2022 को मिशन भूमिपुत्र पोर्टल का अनावरण किया था। और इस मिशन के तहत छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र, जी हाँ, छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र सरल और डिजिटल तरीके से जारी किए जाएंगे। तो जो भूमिपुत्र योजना के माध्यम से असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने 1 अगस्त 2022 को मिशन भूमिपुत्र पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल के माध्यम से जो वहाँ के स्टूडेंट छात्र हैं, उनको डिजिटल जाति प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और दोस्तों वहाँ पे जो इनके बारे में तरीके के जारी किए जाएंगे, यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सितारा देवी को 1973 में कौन सा अवार्ड दिया गया था? तो जो सितारा देवी है, उनको 1973 में कौन सा अवार्ड मिला था, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो बात की जाए सितारा देवी की, तो ये भारत की प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना है। जी हाँ, जो सितारा देवी है, जिन्हें 1973 में कौन सा अवार्ड दिया गया था, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो सितारा देवी एक भारत की प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना है, और सितारा देवी को संगीत नाटक अकादमी सम्मान, जी हाँ, सितारा देवी को संगीत नाटक अकादमी सम्मान 1969 से सम्मानित किया जा चुका है। पद्मश्री 1973 से सम्मानित किया जा चुका है। कालिदास सम्मान जो कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है, यह भी दोस्तों जो इन्हें प्राप्त या दिया जा चुका है। लेजेंड ऑफ इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2011, जी हाँ, लेजेंड ऑफ इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2011 से भी इसे सम्मानित किया जा चुका है। तो आपको ये समस्त इनसे संबंधित जो भी पुरस्कार प्रदान किए गए हैं वह पता होना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बैंगनी क्रांति किससे संबंधित है? तो बैंगनी क्रांति लेवेंडर, जी हाँ, लेवेंडर से संबंधित है। अब बात की जाती है जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में लेवेंडर की खेती की जाती है, और यह है दोस्तों सुगंधित तेल उत्पादन के माध्यम से बैंगनी क्रांति का सूत्रपात किया गया था। तो जो बैंगनी क्रांति का संबंध है वह लेवेंडर की कृषि से है। तो दोस्तों यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो संसद को संविधान में संशोधन का अधिकार दिया गया है? तो दोस्तों यहाँ पे बात की जाती है आर्टिकल 368। जी हाँ, आर्टिकल 368 के माध्यम 68 में बताया गया है कि जो भारत में संसद के द्वारा भारत के संविधान में संशोधन किया जा सकता है, तो यह आर्टिकल 368 में बताया गया है। तो चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। वर्ष 2022 में फीफा अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जो अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप है, तो इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो उड़ीसा की जो राजधानी है भुवनेश्वर, जी हाँ, भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया गया है। भुवनेश्वर, मर्मुगो और नवी मुंबई महाराष्ट्र में भी इसका दोस्तों आयोजन किया गया है। इसमें जो स्पेन ने कोलंबिया को हराकर खिताब जीता है, तो इसमें जो स्पेन है विजेता है। जी हाँ, स्पेन देश विजेता रहा, और जो कोलंबिया है यह उप विजेता रहता है। जी हाँ, उप विजेता रहता है कोलंबिया और विजेता रहता है स्पेन। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर एम ललिता व एम नंदिनी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो दोस्तों जो वायलिन ये वाद्य यंत्र से संबंधित है। डॉक्टर एम ललिता व एम नंदिनी है जो कि वायलिन वाद्य यंत्र से संबंधित है। यह क्वेश्चन आपको पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पर बात करें। G20 सम्मेलन 2023 में भारत की तरफ से चीफ कोऑर्डिनेटर कौन थे? तो दोस्तों यह क्वेश्चन आज पूछा गया है 8 दिसंबर को कि G20 जो सम्मेलन 2023 में भारत की तरफ से चीफ कोऑर्डिनेटर कौन बने हैं? तो जो हर्षवर्धन श्रृंगला, जी हाँ, भारत के पूर्व जो विदेश सचिव रह चुके हैं हर्षवर्धन श्रृंगला, अब इनके स्थान पर दोस्तों कल पूछा गया था
कि जो हर्षवर्धन श्रृंखला के स्थान पर किसे अभी विदेश सचिव बनाया गया है, तो विनय मोहन क्वात्रा, जी हाँ, इन्हें हर्षवर्धन श्रृंखला की जगह भारत का विदेश सचिव बनाया गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन देखा है कि आपने, यह क्वेश्चन जो पिछली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनके इर्द गिर्द ही क्वेश्चन घूम रहे हैं। पिछले शिफ्ट में पूछा गया कि हर्षवर्धन श्रृंखला के स्थान पर किसे विदेश सचिव बनाया गया है, तो अब जो वर्तमान में भारत के विदेश सचिव है वो है विनय मोहन क्वात्रा है, जो कि विदेश सचिव है। जबकि जो हर्षवर्धन श्रृंखला है दोस्तों, पूर्व भारत विदेश सचिव रह चुके हैं। भारत वर्ष 2023 में नई दिल्ली में G20 समूह के नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो जी हाँ, 2023 में जो नई दिल्ली में G20 समूह के नेताओं के शिखर की सम्मेलन की मेजबानी भी भारत करने जा रहा है। तो दोस्तों यह भारत के लिए बहुत ही गौरवान्वित पल होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन है, नाइट फेरी सेवा किस नदी पर शुरू की गई है? तो जो नाइट फेरी सेवा है कौन सी नदी के ऊपर शुरू की गई है? तो दोस्तों यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी आती है, और ब्रह्मपुत्र नदी में दोस्तों असम में, और असम में दोस्तों बात की जाती है ब्रह्मपुत्र नदी पर, तो ब्रह्मपुत्र नदी असम में दोस्तों सदिया से धुबरी तक नौकागम्य है। तो वहाँ पे एक समतल मैदान में बहती है, तो वहीं पर इसकी दोस्तों यहाँ पे शुरू की गई है। फरवरी 2022 में असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर नौका सेवाओं के लिए देश में नदियों में पहली नाइट यहाँ पे दोस्तों फेरी सेवा का जो आरंभ किया गया है। तो ये नाइट फेरी सेवा जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर असम राज्य में की गई है, और असम में दोस्तों जो ब्रह्मपुत्र नदी है सदिया से धुबरी तक नौकागम्य है, और यहीं पर यह सेवा का आरंभ किया गया है। बात की जाए, आज क्वेश्चन पूछा गया मुस्लिम लीग से कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 में, जी हाँ, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। और डेट की बात की जाए तो 30 दिसंबर 1906 में यहाँ पे मुस्लिम लीग की स्थापना होती है ढाका के अंदर। जी हाँ, बांग्लादेश ढाका में इसकी स्थापना होती है। और जो ढाका के नवाब आगा खां और नवाब ख्वाजा सलीम उल्लाह के द्वारा नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा के लिए मुस्लिम लीग का गठन किया गया। जी हाँ, आगा खां के द्वारा और नवाब ख्वाजा सलीम उल्लाह के द्वारा 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है। तो यहाँ से आपको यह पता होना चाहिए, मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को बांग्लादेश की राजधानी जो ढाका में की गई, और यह आगा खां और नवाब ख्वाजा सलीम उल्लाह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। तो अगला क्वेश्चन आज पूछा गया है कि जनवरी माह में कर्नाटक में कौन सा नृत्य उत्सव मनाया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे जनवरी माह से क्वेश्चन पूछा गया है कि जनवरी माह में कौन सा उत्सव मनाया जाता है, जो कि कर्नाटक में दोस्तों जनवरी के माह में उत्सव मनाया जाता है। तो दोस्तों जो पट्टादकल नृत्य महोत्सव है यह जनवरी माह में कर्नाटक में मनाया जाता है। तो ये दोस्तों आपको आज की शिफ्ट में पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, चित्तरंजन दास वाज द मेंटर ऑफ विच फेमस पॉलिटिकल लीडर्स? तो चित्तरंजन दास किस प्रसिद्ध राजनीतिक नेता के गुरु थे? तो चित्तरंजन दास थे जो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस, जी हाँ, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए, आज की शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों अब सुभाष चंद्र बोस का नाम आ चुका है, तो यहाँ से दोस्तों सुभाष चंद्र के बारे में भी क्वेश्चन छप सकते हैं। तो उनके ऊपर बात की जाए, जो सुभाष चंद्र बोस के मुख्य नारे हैं उनके ऊपर बात करते हैं। उससे पहले जो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे उनका नाम था चित्तरंजन दास। तो दोस्तों आपको यह पता होना चाहिए। अब बात करने वाले हैं सुभाष चंद्र बोस के मुख्य नारे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जी हाँ, नेताजी का यह प्रसिद्ध नारा था, और नेताजी किन्हें कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। उन्होंने एक मशहूर दोस्तों प्रसिद्ध नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह प्रसिद्ध नारा दोस्तों जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। एक अन्य नारा भी उनके द्वारा दिया गया, वह है दिल्ली चलो। जी हाँ, दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। जय हिंद का नारा भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही दिया गया है। इनकी आत्मकथा है द इंडियन स्ट्रगल। जी हाँ, द इंडियन स्ट्रगल के नाम से सुभाष चंद्र बोस, जी हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा भी है। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन भी पुटअप हो सकता है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए। चलिएगा अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मेला गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो जो गंगा सागर मेला है दोस्तों भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में, जी हाँ, पश्चिम बंगाल राज्य में सागर द्वीप पर मनाया जाता है। गंगा सागर मेला या गंगा सागर मेला है जो पश्चिम बंगाल, जी हाँ, वेस्ट बंगाल में सागर द्वीप पर मनाया जाता है। जी हाँ, सागर द्वीप पर मनाया जाता है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो गंगा सागर मेला है पश्चिम बंगाल में सागर द्वीप पर मनाया जाता है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को दूरी क्यों कहते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग कर दी गई है। किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर को दूरी कहा जाता है। जी हाँ, दूरी कहा जाता है, डिस्टेंस कहा जाता है। डिस्टेंस, तो डिस्टेंस किसे कहा जाता है, दूरी किसे कहा जाता है? किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की जो
दूरी परिवर्तन की दर को दूरी कहा जाता है, तो आपको यह पता होना चाहिए डिस्टेंस कहा जाता है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन है किसी राज्य का नाम या सीमा विस्तार बदलने की शक्ति किसके पास है? तो जो किसी भी राज्य का दोस्तों नाम बदलने की, चाहे उसके सीमा विस्तार करने की, नया राज्य गठित करने की, अन्य राज्यों में दोस्तों जहां सीमाओं का निर्धारण करने की, दोस्तों जो किसके पास शक्तियां दी गई हैं? तो कानून के अनुसार या भारत के संविधान के अनुसार किसी भी राज्य से क्षेत्र को अलग करके, जी हाँ, किसी भी राज्य से क्षेत्र को अलग करके दो या अधिक राज्यों या राज्य के कुछ हिस्सों में विलय करके एक नया राज्य बना सकती है। और ये कौन बना सकती है? भारत की संसद। जी हाँ, भारत की संसद किसी भी राज्य से क्षेत्र को अलग करके और दो या अधिक राज्यों के दोस्तों कुछ हिस्सों में विलय करके एक नया राज्य बना सकती है। संसद क्षेत्र को कम कर सकती है, बढ़ा सकती है, या किसी राज्य की सीमा बदल सकती है। जी हाँ, सीमा भी बदल सकती है या उसका नाम भी बदल सकती है। ये समस्त जो शक्तियां दी गई है वह भारत की संसद को, जी हाँ, भारत की संसद को दी गई है। भारत की संसद दोस्तों राज्यों का नाम परिवर्तन कर सकती है, उनमें 2-3 राज्यों के कुछ हिस्सों को विलय करके दोस्तों एक नया राज्य निर्माण कर सकती है। और इसी प्रकार से दोस्तों उनकी सीमाओं में भी अदली बदली कर सकती है। जो संसद क्षेत्र उसको कम कर सकती है, संसद क्षेत्र को बढ़ा सकती है। ये समस्त दोस्तों जो कार्य कर सकती है, जिसका शक्ति दी गई है, वह भारत के संसद को दी गई है, जो कि भारत के दोस्तों संविधान के द्वारा इन्हें प्रदान की गई है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि लेड का जो यहाँ पे परमाणु भार क्या होता है, ये पूछा गया है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो यहाँ पे 82 लेड का एटॉमिक नंबर होता है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए। लेड की बात की जाए तो पीबी होता है, और पीबी को दोस्तों जो नाम था वो प्लम्बम था, और इसे वैसे लेड कहा जाता है। जी हाँ, लेड कहा जाता है, सीसा कहा जाता है, आपको यह भी पता होना चाहिए। तो चलिए लेड का जो परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक भार है दोस्तों, परमाणु द्रव्यमान 82 होता है, आपको यह पता होना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। शेरशाह सूरी ने कौन सी सड़क बनाई थी? तो दोस्तों जो शेरशाह सूरी ने जो ग्रेट ट्रंक रोड, जीटी रोड, जी हाँ, ग्रेट ट्रंक रोड बनाई थी, जो कि पश्चिम बंगाल से पंजाब तक, जी हाँ, पश्चिम बंगाल से पंजाब तक के मध्य जो सड़क का निर्माण किया गया था, उसे द ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है, या जीटी रोड कहा जाता है, या शेरशाह सूरी मार्ग भी इसे कहा जाता था। तो आपको ये समस्त तथ्य पता होना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन पूछा गया है विच इज द बिगेस्ट ओशियन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड? वाणिज्य और व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? तो जो वाणिज्य और व्यापार के माध्यम से सबसे व्यस्त महासागर है वह अटलांटिक ओशियन है। जी हाँ, अटलांटिक महासागर व्यापार और वाणिज्य की दृष्टि से दोस्तों विश्व का सबसे व्यस्ततम महासागर है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि विश्व का सबसे व्यस्ततम महासागर कौन सा है, तो अटलांटिक महासागर है, आपको पता होना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। गुरु नीलेश्वर मुखर्जी किस समिति से, किस नृत्य से संबंधित है? जी हाँ, किस नृत्य से संबंधित है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो गुरु नीलेश्वर मुखर्जी है, यह मणिपुरी नृत्य से संबंधित है, आपको पता होना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन है एंडीज पर्वत पर चढ़ाई के लिए किस जानवर का उपयोग किया जाता है? तो जो एंडीज पर्वत है दोस्तों विश्व का सबसे लंबा पर्वत है। जी हाँ, विश्व का सबसे लंबा पर्वत है। और विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत की बात की जाती है तो हिमालय आता है। जी हाँ, विश्व का सबसे जो ऊंचा पर्वत की बात की जाती है हिमालय आता है। और विश्व का सबसे लंबे पर्वत की बात की जाती है तो एंडीज पर्वत आता है। और एंडीज पर्वत पर चढ़ाई करने के लिए लामा के नाम से दोस्तों जानवर का प्रयोग किया जाता है, आपको यह पता होना चाहिए। अब बात करें दूसरे क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है दूसरी औद्योगिक नीति 1956 के अनुसार उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया था? तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो दूसरी औद्योगिक नीति 1956 में आती है, इसके आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया था? तो दोस्तों 1956 की औद्योगिक नीति के आधार पर जो तीन क्षेत्रों में बांटा गया था। पहला है सार्वजनिक क्षेत्र, जिसमें दोस्तों इसके 17 विषय बताए गए हैं। जी हाँ, 17 विषय बताए गए हैं। दूसरा बांटा गया निजी व सार्वजनिक क्षेत्र, इसमें 12 विषय बताए गए हैं। और तीसरा बांटा है निजी क्षेत्र, तो निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी व सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र, इस प्रकार से तमाम कुल तीन भागों में बांटा गया है, जो कि 1956 की दूसरी औद्योगिक नीति के माध्यम से बांटा गया है। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन पूछा गया है पृथ्वी के कोर में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो दोस्तों पृथ्वी इस प्रकार से होती है, जिसमें सियाल, सीमा और नीफे पाई जाती है। और यहाँ पे दोस्तों पूछा गया है निकल व लोहा, पृथ्वी के कोर में कौन सा तत्व है? निकल और लोहा पाया जाता है। जी हाँ, नीफे, निकल और लोहा, नीफे। यह है सियाल, इसमें सियाल पाई जाती है। सिलिकॉन व एल्यूमिनियम पाया जाता है। सियाल, इसमें सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाए जाते हैं। सियाल, सीमा और नीफे, यहाँ पे निकल और आयरन पाया जाता है। तो यह सियाल भाग है। यह जो सियाल भाग है
और यह सियाल, सीमा और नीफे यहाँ पे भाग पाया जाता है। इस प्रकार से पहला भाग, दूसरा, और यह कोर भाग है। कोर भाग में निकेल और आयरन पाया जाता है, तो आपको यह पता होना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। 15वें पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन किस वर्ष किया जाएगा? तो 15वें जो पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन किया जाना है वह किस वर्ष किया जाएगा? 2023 में किया जाना है दोस्तों, अगले ही वर्ष से। और यह भारत देश में, जी हाँ, अपने जो भारत देश में किया जाना है। बात की जाए इसी के साथ 15वां महिला हॉकी विश्व कप 2022 जो अभी हाल ही में आयोजन किया गया है, यह कहाँ पे? स्पेन और नीदरलैंड में आयोजन किया गया है और इसमें नीदरलैंड विजेता रहती है। जी हाँ, नीदरलैंड है जो कि विजेता रहती है। बात कर चुके हैं 15वें पुरुष हॉकी विश्व का आयोजन 2023 में भारत में किया जाना है, जबकि 15वां महिला हॉकी विश्व कप 2022 की जो मेजबानी स्पेन और नीदरलैंड ने की, और यहाँ पे मेजबान देश नीदरलैंड ने ही दोस्तों यहाँ पे 2022 का जो 15वां महिला हॉकी विश्व कप का खिताब जीतने में सफलता प्राप्त की है। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत में पहले फैमिली कोर्ट की शुरुआत कहाँ पर हुआ है? तो दोस्तों जो पहला भारत का अपने तरीके का पहला फैमिली कोर्ट की शुरुआत मुंबई में, जी हाँ, मुंबई महाराष्ट्र, जी हाँ, मुंबई महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जी हाँ, एकनाथ शिंदे की सरकार ने दोस्तों जो भारत में पहले फैमिली कोर्ट की शुरुआत की है, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, वास्को डी गामा के द्वारा भारत के समुद्री मार्ग की खोज किस वर्ष की गई थी? तो यहाँ पे दोस्तों आज 8 दिसंबर में पारी में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी, पुर्तगाली ने की थी, तो यह किस वर्ष की गई थी? तो 20 मई 1498। जी हाँ, यहाँ पे डेट भी पता होनी चाहिए। 20 मई 1498 में वास्को डी गामा के द्वारा भारत के समुद्री मार्ग की यहाँ पे खोज की गई थी। और यहाँ पे बात की जाती है वास्को डी गामा की कि जो 8 जुलाई 1497 में, जी हाँ, 8 जुलाई 1497 में पुर्तगाली जो व्यक्ति वास्को डी गामा है नाव से निकलते हैं और भारत की खोज में निकला था। जो 20 मई, जी हाँ, 20 मई 1948 लगभग एक साल के बाद केरल के जो कोझिकोड जिले के कालीकट पर कापड़ गांव में पहुंचता है और भारत की खोज करती है। जी हाँ, भारत की समुद्र मार्ग की खोज, जी हाँ, समुद्र मार्ग की खोज किसने की थी? तो वह था वास्को डी गामा। जी हाँ, वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, समुद्री मार्ग की खोज की। कब की गई? तो 1498 में। जी हाँ, 1498 में वास्को डी गामा के द्वारा भारत के समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। आपको यह पता होना चाहिए। चलिएगा अगला क्वेश्चन पे बात करें। Which of the following is not a function of ATP? इस प्रकार से दोस्तों एक क्वेश्चन भेजा गया था, लेकिन इसके आंसर दोस्तों यहाँ पे नहीं भेजे गए, तो हम यहाँ पे बात करने वाले एटीपी की। एटीपी क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जी हाँ, एटीपी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसकी फुल फॉर्म होती है, आपको पता होना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हु इज द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव? तो भारत के संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? दोस्तों यह क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले पूछा जा चुका है। और भारत के संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख भारत का राष्ट्रपति होता है। जी हाँ, भारत का राष्ट्रपति होता है। और भारत का राष्ट्रपति भारत के संविधान नंबर आर्टिकल 52 के अंदर है, जबकि 53(1) के, जी हाँ, 53(a) में बताया गया है कि जो कार्यपालिका का प्रमुख होगा, जी हाँ, भारत का राष्ट्रपति होने वाला है। तो यह आपको पता होना चाहिए, यह क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करें। विच हिल स्टेशन इज नाउ एज? दोस्तों यहाँ पे उदगमंडल, तो किस हिल स्टेशन को उदगमंडल कहा जाता है? तो दोस्तों जो नीलगिरी पर्वत पर स्थित ऊटी, जो, जी हाँ, नीलगिरी पर्वत पर स्थित ऊटी को उदगमंडल कहा जाता है। और ये तमिलनाडु में दोस्तों एक पर्यटन स्थल है। जी हाँ, ऊटी है जो कि तमिलनाडु में स्थित है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तमिलनाडु में स्थित है, आपको पता होना चाहिए। यह नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। जी हाँ, नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। और नीलगिरी पर्वत दोस्तों एक भौगोलिक ग्रंथि है, जिसके दोस्तों यहाँ पे बात की जाती है पश्चिम में। तो पश्चिम में तो दोस्तों पश्चिमी घाट पर्वत आकर मिलता है, और पूर्व में इधर पूर्व घाट आकर मिलता है। और ये जो दोनों पर्वत आकर मिलते हैं, इस भौगोलिक ग्रंथि को नीलगिरी, जी हाँ, नीलगिरी पर्वत कहा जाता है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए, जो नीलगिरी पर्वत इसे कहा जाता है। और खूबसूरती के कारण इस नीलगिरी पर्वत को ही दोस्तों पर्वत की स्थलों की रानी भी कहा जाता है। जी हाँ, पर्वतीय स्थलों की रानी भी ऊटी उदगमंडल को कहा जाता है या नीलगिरी पर्वत को कहा जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन आगे आने वाले शिफ्टों में पूछा जा सकता है। तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, बिल्कुल एक दोस्तों आराम से यहाँ पे क्वेश्चनों को देखना है और इनको बिल्कुल कंफर्म करके यहाँ पे जाना है, क्योंकि आपको आपके आगे आने वाले शिफ्ट में यदि एग्जाम है। तो चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन है मोहिनीअट्टम नृत्य से संबंधित नहीं है? तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन जो मोहिनीअट्टम नृत्य से संबंधित नहीं है। तो सबसे पहले बात की जाती है मोहिनीअट्टम नृत्य की। तो मोहिनीअट्टम नृत्य केरल राज्य का दोस्तों जो शास्त्रीय नृत्य है, आपको पता होना चाहिए। इसके प्रमुख कलाकार की बात की जाती है,
हेमा मालिनी है, तारा निडुगड़ी है, भारती शिवाजी है, श्रीदेवी है, काला देवी है, रागिनी देवी है, गीता गायक है, के कल्याणी अम्मा है, थंकमणि है, कन्न करेली है। दोस्तों ये तमाम जो मोहिनीअट्टम नृत्य की केरल की मशहूर नृत्यांगनाएं हैं, तो आपको यह भी पता होना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें, विच ऑफ द दीज हैज लीस्ट अमाउंट ऑफ शुगर, कि जो शुगर की मात्रा सबसे कम किसमें होती है। ऑप्शन दिया गया था एप्पल में, बनाना में, मैंगो में और पोटैटो में। तो दोस्तों जो शुगर की सबसे कम मात्रा होती है वह आलू में होती है, जो समथिंग 0.8 ग्राम की समथिंग होती है। तो दोस्तों यहाँ से आपको ये पता होना चाहिए था। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करें। यह क्वेश्चन दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, जी हाँ रिपीट क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है। तो यहाँ पे बात की जाए भाग नंबर 3 की। जी हाँ भाग नंबर 3 में मौलिक अधिकार है, भाग नंबर 3 के अंदर मौलिक अधिकार है। और ये मौलिक अधिकार जो किस आर्टिकल से है, तो आर्टिकल 12 से लेकर, जी हाँ आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक मौलिक अधिकारों की रचना की गई है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। और मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग नंबर 3 में अंदर स्थित है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए। मूल संविधान में भागों की संख्या 20 हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में जो दोस्तों यह 25 हुआ करती है। वर्तमान संविधान में 25 होती है भागों की संख्या, यह भी आपको पता होनी चाहिए। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। व्हाट वाज द रूलिंग पीरियड ऑफ टर्किश रूलर इन दिल्ली, दिल्ली में तुर्की शासकों का शासनकाल क्या था। तो दोस्तों जो तुर्की के जो शासनकाल है दिल्ली सल्तनत के काल के दौरान, तो सबसे पहले दोस्तों जो तुर्की वंश था वह था गुलाम वंश। जी हाँ गुलाम वंश जिसे तुर्की भी कहा जाता है, तो आपको यह पता होना चाहिए। और गुलाम वंश ने 1206 से लेकर 1290 तक शासन किया। और इसके बाद में दोस्तों फिर आते हैं खिलजी वंश। जी हाँ खिलजी वंश ने 1290 से 1320 तक है। और जो इसके बाद तुगलक वंश, सैयद वंश और इब्राहिम लोदी वंश दोस्तों जो 1526 में बाबर से जो पानीपत के युद्ध में हार जाते हैं। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। और कुतुबुद्दीन ऐबक ही पहला शासक था। जी हाँ कुतुबुद्दीन ऐबक था जो पहला तुर्की शासक था। जी हाँ दिल्ली सल्तनत का पहला तुर्की शासक था जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। आपको यह भी पता होना चाहिए। और जो गुलाम वंश ने 1206 से 1290 तक शासन किया, जिसमें जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासनकाल रहा वह 1206 से 1210 रहा। जी हाँ 1210 तक ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया। 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु होने के बाद में इनका पुत्र जो बहराम शाह है दोस्तों यहाँ पे शासक बनता है। लेकिन जो इनके गुलाम हुआ करते थे कुतुबुद्दीन ऐबक के, जिनका नाम था इल्तुतमिश 1211 में दोस्तों जो कि दिल्ली की सल्तनत पर जो बैठते हैं। और यह दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक भी इल्तुतमिश को कहा जाता है। तो दोस्तों आपको जब यहाँ पे जो स्टैटिक साइकिल परिवार के द्वारा हिस्ट्री भारत का इतिहास पढ़ाया जाने वाला है, तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे रोचक तथ्य आपको बताए जाने वाले हैं। बिल्कुल कहानी के माध्यम से आपको हिस्ट्री बिल्कुल कक्षा में याद करा दी जाएगी। तो दोस्तों आप सभी को पता है आपकी अब CHSL की एग्जाम आने वाली है। CHSL के लिए हमारे द्वारा यहाँ से एक बैच लॉन्च किया जाएगा, जिसके अंदर आपको जो भारत का दोस्तों जो जीके है वह पढ़ाया जाने वाला है, जिसमें हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी, पॉलिटी पढ़ाई जाएगी। समझ दोस्तों यहाँ पे क्लासेस आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको यहाँ से दोस्तों जो जीके के अंदर या स्टैटिक्स जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे इसमें CGL में 25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो समस्त 25 नंबरों की तैयारी हमारे द्वारा यहाँ पे करवाई जाने वाली है। तो दोस्तों बने रहिएगा इसी प्रकार हमारे साथ। अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री कार्यालयों में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों जो PMO होता है, प्रधानमंत्री कार्यालय होता है, प्रधानमंत्री ऑफिस होता है, उसमें निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो जो भारतीय विदेश सेवा होती है, जो IFS अधिकारी श्वेता सिंह को, जी हाँ श्वेता सिंह को भारत के जो प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए था। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन है, WHO कैलकुलेट द GDP ऑफ इंडिया, भारत में GDP की गणना कौन करता है। हु कैलकुलेट द GDP ऑफ इंडिया, दोस्तों WHO नहीं है, सॉरी दोस्तों यहाँ पे हु कैलकुलेट है कि भारत में जनगणना की गणना कौन करता है। तो GDP की गणना मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार में भारत में GDP का मूल्यांकन करती है। तो यह दोस्तों आज क्वेश्चन पूछा गया है। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला के तीसरे पौष्टिक स्तर में नहीं आता। तो दोस्तों काऊ जो गाय होती है, गाय शाकाहारी होती है, तो ये दोस्तों शाकाहारी होने के कारण प्राथमिक उपभोक्ता में आती है। तो ये पहला ऑप्शन ही आपका होना चाहिए। बाघ और गिद्ध दोस्तों आप सभी को पता है ये तृतीय उपभोक्ता होते हैं, जो कि शाकाहारी मांसाहारी दोनों होते हैं। तो यह यहाँ पे उपभोक्ता है जो कि तृतीय उपभोक्ता आते हैं। जबकि जो गाय है, गाय शाकाहारी होने के कारण प्राथमिक उपभोक्ता में इसकी गणना की गई है। तो यहाँ पे इसी प्रकार अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जो
सबसे पहले जी, जिसे गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक के गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है, इसकी दोस्तों ज्ञात किसने किया? तो जी की खोज की थी हेनरी कैवेंडिश ने। जी हाँ, कैवेंडिश के द्वारा इसकी खोज की थी, कैवेंडिश ने इसकी खोज की थी। और यहाँ पे जी का मान दिया था 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। तो दोस्तों यह इसका मात्रक है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए। और इसका मान क्या है? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर इसका दोस्तों मात्रक है। और इसकी खोज हेनरी कैवेंडिश के द्वारा की गई थी, तो आपको यह पता होना चाहिए। एक दोस्तों होता है स्मॉल जी, गुरुत्वीय स्थिरांक। जी हाँ, गुरुत्वीय स्थिरांक के जो मान होते हैं 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए। स्मॉल जी की वैल्यू होती है 9.8 है, और कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। तो आपको इस प्रकार से पता होनी चाहिए। और हेनरी कैवेंडिश ने 1798 में दोस्तों जो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की खोज की थी, आपको यह भी पता होना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो माझी वसुंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए भारत के किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों माझी वसुंधरा जो अभियान है, इसके लिए महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दोस्तों यहाँ पे समझौता किया गया है, जो कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा किया गया है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आज की शिफ्ट में, 2015 में FIH महिला हॉकी विश्व कप कहाँ हुआ था? तो जर्मनी के लेipzig। जी हाँ, जर्मनी के लेipzig में दोस्तों इसका आयोजन किया गया था 2015 में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सुरेखा पुणेकर किस नृत्य से संबंधित है? तो जो सुरेखा पुणेकर है दोस्तों, ये भारतीय अभिनेत्री और लोक कलाकार है, जो कि अपने लावणी प्रदर्शन के लिए जानी जाती है। जी हाँ, लावणी प्रदर्शन के लिए जानी जाती है। और लावणी दोस्तों आप सभी को पता है महाराष्ट्र का ये यहाँ पे लोक नृत्य है, जो कि सुरेखा पुणेकर है, जो महाराष्ट्र की लावणी प्रदर्शन करने वाले दोस्तों अभिनेत्री और लोक कलाकार इन्हें कहा जा सकता है। चलिए इसी क्रम में अगले क्वेश्चन पर बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयचर है? तो उभयचर कौन होता है? सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए, उभयचर जानवरों का ही एक वर्ग होता है जो पानी और जमीन, जी हाँ, पानी व जमीन दोनों पर रह सकता है। जी हाँ, पानी व जमीन दोनों पर रहते हैं। अधिकांश उभयचर फेफड़े और त्वचा से सांस लेते हैं। जी हाँ, पानी में रहते हैं तो त्वचा से सांस लेते हैं, और यहाँ पे स्थल पर रहते हैं तो ये जो फेफड़ों के द्वारा सांस लिया करते हैं। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो उभयचर होता है वह पानी व जमीन दोनों पर निवास कर सकता है, उन्हें ही उभयचर कहा जाता है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बीदर के शिल्पकार किस लिए प्रसिद्ध थे? तो जो बीदर के शिल्पकार थे किस लिए प्रसिद्ध थे? तो बीदर के जो शिल्पकार हुआ करते थे, उन्होंने वह तांबे व चांदी की जड़ाई का काम किया करते थे। जी हाँ, तांबे व चांदी की जड़ाई के काम के लिए बीदर के शिल्पकार प्रसिद्ध हुआ करते थे। तो आपको यहाँ से यह आज 8 दिसंबर में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें, रमजान के लास्ट दिन को क्या कहा जाता है? तो जो रमजान का लास्ट दिन होता है उसे ईद उल फितर कहा जाता है। जी हाँ, ईद उल फितर के नाम से रमजान के आखिरी दिन को जाना जाता है। आपको यह क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करें, हिंदू कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो हिंदू कॉलेज की स्थापना के बारे में बात की जाती है तो 1791। जी हाँ, 1791 में प्राचीन संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए, जी हाँ, हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। 1791 में प्राचीन संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पे जो हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में की गई थी। यह प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैपिटल एक्सपेंडिचर? निम्नलिखित में से कौन सा एक पूंजीगत व्यय नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे यह जो समझते हैं पूंजीगत व्यय नहीं है। संपत्ति, उपकरण, भूमि, कंप्यूटर, फर्नीचर, जो सॉफ्टवेयर होते हैं, ये समस्त पूंजीगत व्यय होते हैं। तो आपको यह भी पता होना चाहिए था। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करें, इनमें से कौन सी एक ठंडी जलवायु है? तो दोस्तों जो टुंड्रा जलवायु होती है, यह एक ठंडी जलवायु है। जी हाँ, टुंड्रा वनस्पति एक ठंडी जलवायु में पाई जाती है। जबकि दोस्तों जो अभी हाल ही में पिछले जो दिनों में क्वेश्चन पूछा गया था, जो गर्म हवा के बारे में पूछा गया था, गर्म स्थानीय पवन, जी हाँ, गर्म स्थानीय पवन लू के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तर भारत में यह चलती है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। आज ठंडी जलवायु से पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन पूछा गया जनगणना से। तो जनगणना में दोस्तों हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन फंस रहा है, तो मेरी आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने यह टॉपिक नहीं देखा है तो एग्जाम में जाने से पहले एक बार दोस्तों इसे कवर करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम जब इन 25 क्वेश्चन में दोस्तों एक क्वेश्चन ऐड करेंगे, तभी जाकर हम 25 में दोस्तों 23 प्लस क्वेश्चन का स्कोर करने वाले हैं। तो दोस्तों जो बिहार राज्य में सबसे कम साक्षर राज्य है, जी हाँ, जो साक्षरता की बात की जाती है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो साक्षरता में सबसे अधिक साक्षरता वाला जो राज्य है वह है केरल। जी हाँ, केरल की साक्षरता सर्वाधिक है।
जबकि यहाँ पे सबसे कम साक्षरता की बात की जाती है तो सबसे कम साक्षरता बिहार की है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब बात की जाती है अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है विच एंजाइम इन द पैनक्रियाज डाइजेस्ट फैट। तो जो अग्नाशय में जो वसा को पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है, तो दोस्तों लाइपेज है जो कि अग्नाशय में वसा का पाचन करता है। इसके अलावा ट्रिप्सिन एक एंजाइम और पाया जाता है जो कि छोटी आंत में दोस्तों प्रोटीन को तोड़ता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन है बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप है। तो बंगाल की खाड़ी में दोस्तों अंडमान निकोबार, जी हाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दोस्तों काफी छोटे छोटे द्वीपों के रूप में यहाँ पे बना हुआ है, जिसमें दोस्तों उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, लैंडफॉल द्वीप, कोको स्टेट दोस्तों इस प्रकार से तमाम छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए ये बंगाल की खाड़ी में पाए जाते हैं। तो दोस्तों अरब सागर से यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरब सागर में कौन से द्वीप पाए जाते हैं, तो अरब सागर में दोस्तों लक्षद्वीप और मालदीव पाए जाते हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। लक्षद्वीप और मालदीव, लक्षद्वीप में दोस्तों जो द्वीप पाए जाते हैं एंड्रोट द्वीप, मिनिकॉय द्वीप, मिनी द्वीप, इस प्रकार से द्वीप पाए जाते हैं। समस्त द्वीपों के बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन आज पूछा गया है कि रिंग होता है वह स्थान होता है जहां क्या खेला जाता है। तो रिंग में हमेशा मुक्केबाजी की जाती है, जी हाँ बॉक्सिंग की जाती है। तो बॉक्सिंग का संबंध मुक्केबाजी से आपको यह भी पता होना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अप्रैल 2022 में IRDAI भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों जो 2022 में IRDAI का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है उनका नाम है देवाशीष पांडा। जी हाँ, देवाशीष पांडा को जो IRDAI की दोस्तों अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और दोस्तों भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण की स्थापना की बात की जाती है तो 1999 में इसकी स्थापना की गई। इसके मुख्यालय की बात करें तो हैदराबाद, जी हाँ हैदराबाद तेलंगाना में इसका मुख्यालय, आपको यह भी पता होना चाहिए। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को होती है, आपको यह भी पता होना चाहिए। यह भारत का 29वां राज्य बनता है, जबकि भारत में वर्तमान में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यह भी आपको पता होना चाहिए। और यह दोस्तों 2020 में जब दमन दीव को दोस्तों मिला दिया जाता है तब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं। तो चलिएगा दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि गंगा और यमुना के संगम पर कौन सा शहर बसा हुआ है। तो गंगा और यमुना के संगम पर कौन सा शहर बसा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे बात की जाए यूपी के दोस्तों सबसे बड़े जनपदों में से एक प्रयागराज, जिसका पूर्व नाम इलाहाबाद हुआ करता था। इसका योगी सरकार ने नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है, क्योंकि इसका प्राचीन नाम, पौराणिक नाम प्रयागराज हुआ करता था, जो कि विदेशी आक्रांताओं के द्वारा यहाँ पे इसका नाम इलाहाबाद कर दिया गया था। अब बात करें ये जो गंगा यमुना तथा जो गुप्त सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित है, इसीलिए दोस्तों जो प्रयागराज इन्हें कहा जाता है। उस संगम स्थल को त्रिवेणी भी कहा जाता है, और जो इनमें तीनों नदियों का संगम स्थल होता है इसलिए त्रिवेणी कहा जाता है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से कौन सा अनिवार्य रूप से एकल नृत्य है। तो दोस्तों एकल नृत्य कौन सा है, इसमें ऑप्शन दिया गया था। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट के द्वारा यहाँ पे क्वेश्चन भेजा गया है, ऑप्शन भेजे गए हैं कि जो मोहिनी अट्टम नृत्य ऑप्शन में दिया गया था। तो जी हाँ मोहिनी अट्टम नृत्य पारंपरिक रूप से एकल नृत्य है, जो कि मुख्य रूप से एक महिला नर्तक के द्वारा किया जाता है। तो मोहिनी अट्टम नृत्य सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम, आपको पता होना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन पूछा गया है जुलाई 2022 तक इनमें से किस संगीतकार को भारत रत्न नहीं मिला है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। लता मंगेशकर जी ने भारत रत्न दिया जा चुका है, बिस्मिल्लाह खान जी ने भी दोस्तों भारत रत्न दिया जा चुका है, पंडित रविशंकर है, और यहाँ पे जाकिर हुसैन है। दोस्तों पंडित रविशंकर को भी भारत रत्न दिया जा चुका है। लता मंगेशकर को भारत रत्न दिया गया था 2001 में, बिस्मिल्लाह खान को दिया गया था 2001 में, पंडित रविशंकर को 1999 में दिया गया था, जबकि जाकिर हुसैन को भारत रत्न से नहीं नवाजा जा चुका है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन है भारतीय न्यायपालिका कितने स्तर की होती है। तो भारतीय न्यायपालिका की जो बात की जाती है तो दोस्तों वैसे तो भारतीय संविधान में भारतीय कार्यपालिका और न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। इसी स्वतंत्रता में दोस्तों इसके 3 स्तर किए गए हैं। पहला होता है सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, जी हाँ सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय इसे कहा जाता है। दूसरा इसका होता है स्टेट पे दोस्तों हाई कोर्ट, जिसे उच्च न्यायालय कहा जाता है। फिर दोस्तों यहाँ पे जो जिला एवं सत्र न्यायालय के हिसाब से बांटा गया है, जी हाँ जिला न्यायालय के हिसाब से बांटा गया है। जो सबसे
जो भारतीय न्यायपालिका को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे बड़ा होता है सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय जिसे कहा जाता है, और यहाँ पे राज्य के स्तर पर दोस्तों होता है जो हाई कोर्ट होता है। और वर्तमान में दोस्तों भारत में हाई कोर्टों की संख्या 25 है। जी हाँ, 25 हाई कोर्टों की संख्या है अभी वर्तमान में। और फिर तीसरे भाग में जिला न्यायालय या सत्र न्यायालय इन्हें कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर बात करें, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे मार्च 2022 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं FATF। तो यह दोस्तों जो टास्क फोर्स होती है, इसके द्वारा कभी दोस्तों किस देश को यहाँ पे प्रतिबंधित किया जाता है, कभी किस देश के द्वारा। अभी हाल ही में दोस्तों पाकिस्तान को दोस्तों ग्रे लिस्ट में इसमें रखा, रेड लिस्ट में रखा गया है, आपको यह भी पता होना चाहिए। फिर बात की जाती है कि यहाँ पे अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो जो सिंगापुर के टी राजा कुमार है वह जर्मनी के डॉक्टर मार्कस प्लेयर का स्थान लेंगे। तो दोस्तों जो FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष के रूप में सिंगापुर के टी राजा कुमार को चुना गया है। जी हाँ, सिंगापुर के टी राजा कुमार को चुना गया है, आपको यह पता होना चाहिए। अब बात की जाती है FATF पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पर बात करें, जो कि G7 द्वारा, ग्रुप ऑफ 7 द्वारा स्थापित एक अंतर सरकारी निकाय है जो मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद को रोकने और मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित करता है। इसका जो दोस्तों स्थापना 1989 में की गई थी और मुख्यालय फ्रांस पेरिस में है। तो दोस्तों ये आतंकवाद विरोधी एक संगठन भी है। इसीलिए दोस्तों पाकिस्तान जो अपना जो पड़ोसी मुल्क है नल्ला पाकिस्तान है, उसके दोस्तों हमेशा इसको ग्रे लिस्ट में रखा जाता है। तो यहाँ पे क्योंकि ये एक आतंकवाद विरोधी संगठन है, तो यह आतंकवाद रोकने के लिए कार्य करता है, इसलिए दोस्तों ये पाकिस्तान जैसे देशों को यहाँ पे रेड लिस्ट में रखती है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बात की जाती है, सिंधु सभ्यता के लोग सोना कहाँ से प्राप्त करते थे? तो दोस्तों यह क्वेश्चन भेजा गया है, तो दोस्तों मुझे तो लगता है ये क्वेश्चन है, यहाँ इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा तो जाना नहीं चाहिए। फिर भी बात करें कि जो सिंधु सभ्यता के लोग सोना कहाँ से प्राप्त करते थे, तो वैसे बात की जाती है तो सोना दोस्तों कर्नाटक में पाया जाता है। तो हड़प्पा वासी विभिन्न स्थानों से कच्चा माल प्राप्त करते थे, राजस्थान से और ओमान से भी दोस्तों यह तांबा का प्राप्त करते थे। जबकि जो सोना है जो कर्नाटक से प्राप्त करते थे, राजस्थान ओमान से तांबा, जी हाँ कॉपर तांबा। राजस्थान की दोस्तों जो खेतड़ी, झुंझुनू जिले के खेतड़ी के अंदर जो तांबे के काफी भंडार है, वहाँ पे कांस्य युगीन सभ्यता, जी हाँ गणेश्वर सभ्यता भी पनपी थी, जो की दोस्तों गणेश्वर सभ्यता जो सिक्कर के अंदर है, यह भी आपको पता होना चाहिए। टिन की बात की जाती है तो टिन की दोस्तों जो प्राप्त करता था सिंधु सभ्यता के लोग वह अफगानिस्तान और ईरान से लाया करते थे। गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से लाए गए कीमती पत्थर, जी हाँ जो यहाँ पे पत्थर जो लाए जाते थे वो गुजरात से, ईरान से, अफगानिस्तान से लाए जाते थे। इस प्रकार से दोस्तों आपको समस्त फैक्ट, मुख्य फैक्ट पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। चलिएगा इसी क्रम में आज के अंतिम क्वेश्चन पर बात करते हैं, आर्टिकल 30 में क्या है? तो दोस्तों आर्टिकल अनुच्छेद 30 के बारे में पूछा गया है कि आर्टिकल अनुच्छेद 30 में क्या है। तो दोस्तों आर्टिकल 30 में जो संरक्षण केवल अल्पसंख्यकों तक ही सीमित है, जी हाँ जो संरक्षण है केवल अल्पसंख्यकों तक है, धार्मिक या भाषाई तक ही सीमित है। तो दोस्तों आर्टिकल 30 में भाषाई व धार्मिक आधार पर दोस्तों यहाँ पे संरक्षण की बात की गई है। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने बात की 8 दिसंबर की समस्त शिफ्टों के, जी हाँ 8 दिसंबर की समस्त शिफ्टों के पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी समस्त शिफ्टों की जो जीके जीएस से, जी हाँ जीके जीएस से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन समस्त 100 क्वेश्चनों का दोस्तों यहाँ पे एनालिसिस, जी हाँ एनालिसिस देख चुके हैं। तो दोस्तों आज का यह वीडियो अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास, भाइयों के पास, बंधुओं के पास दोस्तों उन्हें शेयर कीजिए, ताकि यदि उनके आगे आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है तो दोस्तों वह भी अपना एनालिसिस कर सके, किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से यदि वह इन जो अभी तक जितनी भी शिफ्ट 1 दिसंबर से लेकर आज 8 दिसंबर तक की शिफ्टों का जो एनालिसिस करेगा, तो उनके कन्फर्म ही दोस्तों, जी हाँ कन्फर्म ही 4 से 5 क्वेश्चन बिल्कुल राइट होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में हर दिन रिपीट हो रहे हैं, और रिपीट भी नहीं हो रहे तो दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जा रहे हैं कि जो पीछे जो क्वेश्चन पूछा गया था उस टॉपिक से दोस्तों जस्ट उससे अगले स्टेप में जो क्वेश्चन बन सकता है, इस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों इसी आशा के साथ आप सभी से एक छोटा सा निवेदन और है, यदि आज आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की समस्त वीडियो आप सभी को मिल सके। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।